हेलो बेटा। 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है, इंग्लिश का भी हो चुका है, अगला पेपर है हमारा साइंस का। अब मैथ्स का जो भी एग्ज़ाम हुआ, जैसा भी हुआ, उसको भूल जाओ और अब फोकस करो साइंस के ऊपर और साइंस की तैयारी बहुत ढंग से करो। इस तरह से करो कि तुमने अगर मैथ्स में कुछ नुकसान हुआ है ना, इन केस, तो फिर वो यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज और थोड़ा सा रोड मैप और एक तरह का तुम्हारे को अगले 4-5 दिन का स्केड्यूल बताने वाला हूँ, जो तुम फॉलो करो तो बहुत अच्छा है। उससे तुम कवर अप कर पाओगे सारा सिलेबस भी और साथ में रिवीजन भी कर पाओगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नो नीड टू वरी। 15-20 मिनट के अंदर मैं सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो पेपर आने वाले हैं ना, वो किस तरह का आने वाला है। तो जो पेपर है उसमें तुम्हारे पास 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा बायोलॉजी का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा फिजिक्स का। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वेटेज इक्वल है। दोनों ही हमारे 25-25 मार्क्स के हैं। बायोलॉजी की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, 30 मार्क्स की है। चैप्टर भी एक ज़्यादा है तो इसलिए वेटेज भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें ये जो लास्ट चैप्टर तुम्हारा है ना, एक आर एनवायरनमेंट, वो अकेला चैप्टर तुम्हारा 5 मार्क्स का है। बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो 25 मार्क्स के हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो, मोर और लेस इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, पर हाँ, थोड़ा बहुत चेंज सीबीएसई कभी भी कर सकती है। तो ये अज्यूम करके चलें कि देयर आर सम चेंजेस पॉसिबल, कि भाई जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उस हिसाब से सेक्शन ए बायोलॉजी में तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे। 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब में एक 4 मार्क का क्वेश्चन है जो केस स्टडी टाइप आता है और एक 5 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, सब में आने वाला है। और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। तो इस तरह का ये पैटर्न तुम्हारा टोटल बनने वाला है। 1 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में है, फिजिक्स में सबसे कम है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये चेंज हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर 6 कर दें और 3 मार्क के बढ़ा दें, और यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन बढ़ा के 3 मार्क कम कर दें। तो देयर इज पॉसिबिलिटी। ये टेंटेटिव है, एग्जैक्टली ये फॉलो होगा ये जरूरी नहीं है। हमारे जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, हमारे 5 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट। और इसमें आर एनवायरनमेंट जो है वो 5 नंबर का है, बाकी सारे यूनिट वाइज डिवाइडेड हैं। तो भाई पूरे 25 नंबर में ये 4 चैप्टर हैं। इसी तरह यहाँ भी 25 नंबर में 4 चैप्टर हैं, यहाँ भी 25 नंबर में ये 4 चैप्टर तुम्हारे पास हैं। तो टोटल तुम्हारे पास हैं 13 चैप्टर्स जो कि तुम्हें कवर अप करने हैं। अब देखो, मैं तुम्हें आने वाले 3-4 दिन का, इंक्लूडिंग टुडे, मैं कुछ तुम्हारे को स्केड्यूल बताने वाला हूँ। ये स्केड्यूल अगर तुम फॉलो करते हो, मेरे हिसाब से ये मिनिमम स्केड्यूल तुम्हें फॉलो, ये मिनिमम का मतलब जो मैं तुम्हें टारगेट्स दे रहा हूँ ना, मिनिमम इतना तो तुम्हें एक दिन में करना ही करना है। अगर इससे ज़्यादा तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। देखो, कितना सिलेबस एक दिन में होगा ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैं अब ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ये करना ही करना है, क्योंकि सबकी लर्निंग एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, ये मिनिमम है कि बेयर मिनिमम है, इतना तो तुम्हें करना ही करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आज के दिन जो 21 है तुम्हारा, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शन, 3 चैप्टर तुम्हारे आज खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि आज तुम्हें टाइम कम मिला है थोड़ा सा। तुम 3-4 बजे बाद ही शुरू करोगे तैयारी करना। तो कम से कम 7 से 8 घंटे आज के दिन में पढ़ने के लिए निकालो और ये चैप्टर कम से कम 3 चैप्टर करो। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। हर चैप्टर के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है, ये भी चीज़ें मैं कुछ मेंशन करूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर 22 और 23 को दोनों दिन 5-5 चैप्टर से डिवाइड कर लो। भाई टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर आज कर लिए, बाकी 5-5 चैप्टर कर लो। मैंने जो डिवीजन दिया है वो इस तरह से दिया है कि लाइट, ह्यूमन आई 22 को रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, रिलेटेड चैप्टर से एक साथ रखने की कोशिश की है। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक साथ रख लिए, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये भी हमने एक साथ रख दिए हैं। जो रेगुलर डेज हैं तुम्हारे 22 ऑनवर्ड्स, इसमें कोशिश करो कम से कम दिन में 12 से 14 घंटे निकालने के लिए, पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 12 आवर्स। देखो, बोर्ड का एग्जाम है, थोड़े से एफर्ट्स तो लगाओ, कोशिश करो कम से कम 12 घंटे दिन में निकालो। उससे ज़्यादा निकाल सकते हो और अच्छा। और ये मेरा टेंटेटिव स्केड्यूल है। अगर सपोज यू आर गुड इनफ और तुम इससे
फास्ट कर सकते हो, मतलब एक दिन में, पहले दिन में तुमने 3 की जगह 4 चैप्टर निकाल दिए, दूसरे दिन में 5 की जगह 6 निकाल दिए, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये 2.5 डेज में तुम्हें पूरा कोर्स खत्म कर लेना चाहिए। उसके बाद 24th को जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हर चैप्टर की, देखो हर बच्चे की अपनी कुछ वीकनेस होती है, कुछ बच्चों को बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, कुछ को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो जो तुम्हारी वीकनेसेस है ना, उन पर ज़्यादा काम करो। 24th को उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करो। हर चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें मार्क करते रहो पहली बार जब कोर्स कर रहे हो, और उसमें लिख दो कि भाई ये टॉपिक मुझे वापस से रिवाइज करना है। जो ट्रबलसम टॉपिक है, याद रखने में थोड़ी दिक्कत है, उनको वापस से करना है। इस चीज़ को ध्यान रखो 24th को। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, जो शुरू में मार्क करके रखने हैं, वो सारे तुम्हें 24th को लेने हैं, और 24th को ही कम से कम 4-5 प्रैक्टिस पेपर्स भी कर लेने हैं। तो कम से कम 4-5 प्रैक्टिस पेपर्स भी करो 24th को। इसमें से 1 या 2 पेपर पूरे रिटर्न फॉर्म में करो, कि भाई 2 घंटे का खुद को टाइम दे दो, उस 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर करने की कोशिश करो। एक पेपर तो कम से कम करो ऐसा रिटर्न में। और यहाँ भी कुछ चीज़ें जो है थोड़ा बहुत रिटर्न में करो, सारा पढ़ पढ़ कर मत जाओ। साइंस में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं। जैसे बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है, अब लाइफ प्रोसेसेस में जो वेरियस प्रोसेसेस हैं, उनमें कई बार की पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं, उनको लिख लिख कर याद करो। तो ट्राई टू डू मोर। मैंने ये 3 दिन इसलिए दिए क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे भाई हम तो ये फटाफट कर लेंगे, 2 दिन में पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई लिख लिख कर चीज़ें ज़्यादा याद करो। ज़्यादा याद करोगे लिख लिख कर, तुम्हारे लिए कन्वीनियंस रहेगी। फिर और लास्ट डे 25th की मॉर्निंग को, 25th की मॉर्निंग में क्या करना है कि भाई फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक बार देख लो। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख के रखो। जब कोर्स कर रहे हो ना, तब लिखते रहो, ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स हैं, उनके अलग से शीट बना के रखो, रेडी करके रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे काम आए। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, जैसे केमिकल रिएक्शंस में तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में तुम्हारा लाइन वाला जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग वाला, वो रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स में अल्कोहल और एसिड्स के रिएक्शंस हैं। सब शीट में लिख के रखो भाई। एक पेज ले लो, एक पेज में केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर के जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं, वो सारे केमिकल इक्वेशंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के एक पेज में लिख लो, आगे पीछे करके, मतलब 1-2 पेज में कवर कर लो। मेटल्स नॉन मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो लिख के रखो। कार्बन कंपाउंड्स के अलग जगह लिख के, सबके एक एक शीट्स बना के रखो। फिजिक्स में भी इस तरह से करो कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हर चैप्टर के, पढ़ते समय जब कोर्स कर रहे हो ना, साथ साथ लिखते जाओ। हर चैप्टर की एक एक शीट बनाओ और उनको सबको साथ में संभाल के रखो, ताकि लास्ट डे पर मॉर्निंग में 25th को 1-2 घंटे में तुम सब कुछ एक साथ रिवाइज कर सको। 1-2 घंटे के अंदर सब रिवाइज करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो फ्रेश रहेंगी, भूलोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। साथ ही साथ डायग्राम्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ना, वो भी बनाने की प्रैक्टिस थोड़ी सी करके रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एक एक चीज़ ढंग से करो। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। वैसे तो पूरा ही कोर्स करना है, तुम्हें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे लाइफ प्रोसेस की बात करें, लाइफ प्रोसेसेस में वैसे तो सारे ही प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोसेस पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर सर्कुलेशन पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा करना है। वैसे क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है। तो ये तो चारों प्रोसेस तुम्हें ह्यूमंस में ढंग से करने होंगे। ह्यूमंस में ये चारों प्रोसेस ढंग से करो। न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स वो याद रखो अच्छे से, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन में डाइजेशन इन अमीबा, मतलब डाइजेशन क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा भी ढंग से करना। बाकी जो प्रोसेसेस है ना, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, उनमें ह्यूमंस वाले पार्ट पर ही ज़्यादा फोकस करो। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन दोनों के डायग्राम्स भी अच्छे से करके रखो।
फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट्स। तो ह्यूमन ब्रेन पे काफ़ी बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है ना उस पर डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते। वो डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेना, ऑल दो आने के चांसेस कम होते हैं, पर बोर्ड में एक बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम भी पूछा गया है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इस पर एक क्वेश्चन करीब करीब आता ही आता है। हार्मोन्स याद रखो सारे के सारे, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायराइड कौन सा सिक्रेट करता है, टेस्टिस ओवरीज कौन से सिक्रेट कर रहे हैं, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सब इनके हार्मोन्स और उनके एक्शंस याद रखो। फिर अगर हम आए अपने हेरिडिटी चैप्टर के ऊपर, तो हेरिडिटी चैप्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। उसमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जनरेशन है ना, उसका रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, तो वो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं जैसे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है पर ध्यान रखना, मिस नहीं है नीचे, यहाँ देखो फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ध्यान रखो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में और फ्लावर्स में ये काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फ्लावर का डायग्राम भी पूछ सकते हैं, फ्लावर का डायग्राम और उसके पार्ट्स ये भी पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से करना। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे लास्ट टाइम 3 मार्क्स का, लास्ट टाइम पिछले 1-2 साल के अंदर ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे भी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ध्यान रखना है, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन भाई XX XY क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में तो है ही, लेकिन एक एनवायरमेंट का कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो भी कर लेना, वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और बात करो अगर अपना लास्ट चैप्टर आर एनवायरमेंट की, तो 10% लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, फूड चेन, फूड वेब, ये 4-5 चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से फोकस करके पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये तो वो टॉपिक्स हैं जिनको तुम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। करना पूरा ही कोर्स है, सिर्फ इन टॉपिक्स के भरोसे मत रखना। जिस हिसाब से तुमने CBSE का मैथ्स का पेपर देखा है ना, तो तैयार रहो कि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या है, तुम्हारा जो रिएक्शंस है ना, वो रिएक्शंस काफ़ी सारे हैं, तो अगर रिएक्शंस काफ़ी सारे हैं और मैं उन चीज़ों को मिस करूं तो ये ठीक नहीं होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये केमिस्ट्री में सबसे पहले तो है ना, जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है ना, उन वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से करो। डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेरियस टाइप्स के, फिर उसके बाद हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबके एग्जाम्पल्स याद रखो। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तो बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टेस्टिंग है, ये भी ध्यान रखो, उनके रिएक्शंस भी ध्यान रखो। अब बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मेटल्स के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स के रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बेसिस, इन सब के साथ। और एसिड बेसिस सॉल्ट्स में इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एक तो पीएच स्केल, जिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, और रिएक्शन जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के रिएक्शंस याद रखना। स्पेशली ये जो कास्टिक सोडा वाला है ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसको भी अच्छे से करो। ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिएक्शन से लिख कर याद करना, उसके रिएक्शंस भी 1 मार्क में या 2 मार्क में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज, जैसे बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे पास, कि केक्स की बेकिंग में बेकिंग सोडा क्यों यूज हो रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स के रिएक्शंस, मेटल्स के जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, एसिड्स के साथ, वाटर के साथ, ये सब याद रखने हैं, इस पर क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में अगर ब्रॉडली देखो ना, तो 3 ही चीज़ें हैं तुम्हारे पास ढंग से करने के लिए। एक तो मेटल्स के रिएक्शंस, वो भी स्पेशली ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स, ये 3 के साथ, तो 3 तरह के तो रिएक्शन मेटल के। मेटलर्जी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मेटलर्जी में तुम्हारे पास मेटलर्जी किसकी है, कॉपर की, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम,
इन चारों की मेटलर्जी है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। कॉपर की मेटलर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, पर इस ऐसा मत करना कि भाई कॉपर की सबसे ज्यादा बार पूछी गई तो वापस से कॉपर आएगी। ज्यादा बार कॉपर की पूछी गई है तो हो सकता है इस बार कुछ और भी पूछ ले, पर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली करके रखो। स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, उसके डायग्राम, रिएक्शंस वगैरह सब लिख लिख कर याद करो, है ना। और तीसरा है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो है अलॉयज। तो ये तीन चीजें अगर तुम ढंग से कर लेते हो, मेटल्स नॉन मेटल्स पूरा हो गया। ब्रॉडली मेटल्स के रिएक्शन ऑक्साइड, वाटर और एसिड्स मेनली, और मेटलर्जी और अलॉयज की कंपोजिशन और यूजेस, ये तुम ध्यान रख लो तो मैक्सिमम पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। कार्बन कंपाउंड्स एक थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, पर ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कार्बन कंपाउंड्स में है वो कार्बन कंपाउंड्स इतने सारे क्यों हैं, उसके रीजंस, एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस के वो ध्यान रखने हैं। बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, इन सब के स्ट्रक्चर 1 मार्क में पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस होता है। रिएक्शंस की बात करें तो अल्कोहल्स के रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस बनते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सोडियम के साथ और एसिड के साथ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो भी ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। अब आते हैं हम फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में मैं बात करूं तो रे डायग्राम्स सारे ढंग से प्रैक्टिस करने हैं, और जो वेरियस रे डायग्राम्स है ना, उन रे डायग्राम्स के अंदर तुम्हें जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन, साइज, नेचर सब कुछ तुम्हें याद रहना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम ये दो ही मेन चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर तुम्हारे पास। फिर उसके अलावा कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, कि भाई जो स्टिक है उसको हम पानी में डालते हैं तो वो बेंट क्यों दिखती है, या सन जो है वो हराइजन पे हमें सनराइज होने से पहले हमें दिखने लगता है, सनसेट होने के बाद दिखता है, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर मैं आऊँ ह्यूमन आई पर, तो ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया स्पेशली, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से करना। वैसे तो कैटरेक्ट भी है, प्रेसबायोपिया भी है, पर मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर आते हैं। उनके रे डायग्राम्स अच्छे से करो, बड़ा क्वेश्चन बनने का चांस होता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे, तो उनके रे डायग्राम्स भी अच्छे से करना, कॉजेज और फिर उनके रीजंस जो है वो ध्यान रखने हैं, करेक्शंस वो ध्यान रखने हैं। बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स। भाई रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स मेनली आते हैं तुम्हारे सर्किट डायग्राम के ऊपर, रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करने के ज़्यादातर। तो उसमें जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, उसके डेरिवेशंस भी याद कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर करो, हर चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिज्म के ऊपर आए, मैग्नेटिक फील्ड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वो इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से करना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड, इस पर डायग्राम जो होता है ना सर्कुलर लूप का, ये 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करो, है ना, वो डायग्राम की हेल्प से शो करो। बाकी जो रूल्स हैं हमारे, जो 2 रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों रूल्स भी अच्छे से करना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, पर इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एसी और डीसी के डिफरेंसेस ध्यान रखना, और जो अपना ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, फ्यूज, ये सब जो है ना, ये सब भी तो एक बार कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो वो चीज़ हैं जो मिस नहीं कर सकते, करना ही करना है, जिसमें से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी पूरा चैप्टर तुम्हें हर बार करना है, ढंग से करना है। रिवीजन के लिए टाइम छोड़ो, जब पहली बार कोर्स कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके रखो, जो चीज़ें तुम्हें डिफिकल्ट लग रही हो मार्क करके रखो। न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स अप्रॉक्सीमेटली
7-8 नंबर के न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, मतलब 5 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बनते हैं। 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स भी पॉसिबल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो 25 में से अगर 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं तो 10-15 नंबर की तुम्हारी थ्योरी आती है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों को ढंग से करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में मेनली रे डायग्राम से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला और लेंस फार्मूला से रिलेटेड, उस पर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं ही हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाले जो डायग्राम वाले, सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, वो रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना, उस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उनको ढंग से करो। और बात करूं अगर मैं डायग्राम्स की, कौन कौन से डायग्राम्स पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है और उनके आने के चांसेस हैं, तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ वाटर और मिसल, ये सब डायग्राम्स हैं जो तुम्हें रिव्यू करने हैं। और बायोलॉजी में देखें तो न्यूट्रिशन, देखो लाइफ प्रोसेस में तो सारे ही करने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन, ये चारों ही करने पड़ेंगे। उसके अलावा नेफ्रॉन और वो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क जो है ना, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इनके डायग्राम भी कर लेना। न्यूरॉन भी करेंगे, नेफ्रॉन भी करेंगे, ठीक है। ये न्यूरॉन मैंने अगले चैप्टर के लिए लिख दिया है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायग्राम नहीं पूछते, पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स के डायग्राम बनाकर उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। और न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन, इन दोनों पर बनने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फिशन, बडिंग, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें फिशन और बडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन पूछ सकते हैं, पर फिशन बडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्दो मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके डायग्राम्स पूछे नहीं गए हैं, पर फिर भी एक बार तैयारी करके रखो। मैथ्स का पेपर देखने के बाद कुछ भी छोड़ना का सवाल नहीं है, करना सब कुछ ही है। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो ज़्यादा हॉन्ट करती है, परेशान करती है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन के अंदर वही उस पर भी बेस्ड एक वीडियो बना के रखूँ।